हेलो दोस्तों, स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है प्रेरणादायक पारिवारिक इमोशनल कहानी। यह कहानी बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज मेरे बेटी की शादी थी और मैं बहुत खुश थी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों की शादी करके छुट्टी हो जाए और फिर हम तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। घर में बहू आ जाएगी और घर खुशियों से भर जाएगी। वैसे भी मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है। इतनी भी जान नहीं रहती कि मैं अपने घर का कामकाज कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी एक खूबसूरत लड़की से ठीक की थी। सोने पर सुहागा हुआ कि वह अपने घर में इकलौती लड़की थी। उनके घर वालों ने बहुत सारे दहेज दिया था और साथ में काम करने वाली एक नौकरानी भी दी थी। पहले तो मुझे अजीब ही लगा, बहू नौकरानी भी लाई है, जबकि काम वाली तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन नौकरानी का काम मुझे पसंद नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर गया मेरे घर में अपनी जगह बना ली। अनजान क्या था, मुझे उसकी तरफ खींचना था। मुझे उसकी आदत सी हो गई थी उसे। जहाँ तक मेरी बहू की बात है तो उसको मैंने पहली बार उसे टेलर की दुकान पर देखा था, जहाँ मैं अपनी ननद के साथ गई थी। वरना मैं टेलर के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती थी। जब मैं टेलर की दुकान में उस लड़की को तो मुझे बहुत पसंद आ गई। उसकी दीदी भी उसके साथ थी। बातों बातों में मैंने उसके घर का पता पूछ लिया। फिर मैंने अपने बेटे का रिश्ता उसके यहाँ भेज दिया। उन लोगों ने भी मेरे बेटे को पसंद कर लिया। अब मैं इत्मीनान से हो गया था कि मेरी बहू रीतू भी बहुत अच्छी थी और काम वाली प्रीति भी। लेकिन बहू के साथ जो काम वाली आई थी वह हर वक्त पर्दे में रहा करती थी। यह बात काफ़ी अजीब थी। खैर, बिल्कुल चुप थी। मैं अपने किचन का काम किसी को करने नहीं दिया करती थी। लेकिन वह लड़की यहाँ मुझे भी पीछे छोड़ गई। वे बहुत ही सच्चे और नेक लड़की थी। मैंने उससे दिल से खुश होकर खाना बनाने का काम भी सौंप दिया था। अब मैं बहुत शांति और खुशी में थी। वह लड़की सिर्फ घर के काम करती थी, बल्कि मेरी सेवा भी करती थी कि मैं हैरान हो जाती। लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हर वक्त घूंघट में रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में घूंघट उतार दो। यहाँ पर ऐसा कौन है जिसे तुम घूंघट करोगी? हम सास बहू के अलावा यहाँ पर कोई नहीं था। मेरा बेटा भी काम पर जाता था तो वह शाम को ही लौट आता था, मगर मेरी बात से वह बहुत घबरा जाती थी। मेरी बहू आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। मम्मी जी, आप इसको कुछ ना कहिए। अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाई। यह बहुत ही पर्दे वाली है। उसको पर्दे में ही सुकून मिलता था, तो आप उसे ना कहा करें। और धीरे से बोली, मम्मी जी, हमने उसका चेहरा देखकर क्या करना है? जब हमें इतना सुख दे रही है, घर को हमारे साफ रखती है और खाना एकदम अच्छा बनाती हैं। मैंने देखा है, रात देर तक आई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फरमाइश पर बिगड़ जाए और काम ही छोड़कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती है ऐसी नौकरानी। बहू की बात पर मैं एकदम चुप हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला औरतें से कैसा पर्दा? समय बीतता गया। एक रात मेरी आंख खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा कि प्रीति किचन के बगल वाले कमरे में पूजा कर रही है। उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मेरी नज़र प्रीति पर थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी पवित्र और धार्मिक औरत है। उसका चेहरा दूसरा तरफ था, लेकिन मैं जानती थी कि उस वक्त घूंघट में नहीं थी और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर खड़ी रही। शायद उसकी एक झलक मुझे दिखाई दे दे। और अचानक जब उसने झुककर आरती का प्लेट उठाया तो उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया। जैसे ही उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी, मैं गिरते गिरते बची। मेरी रूह तक कांप गई। मैं अचानक से चिल्लाई, हे भगवान! मुझे अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। मैंने जल्दी से पानी का गिलास अपने मुंह से लगाया, लेकिन तब तक प्रीति की नज़र मुझ पर चुप पड़ चुकी थी और वह भी घबरा कर उठी और कमरे की तरफ भाग गई। खुद को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन मैं उसको तब तक देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैं सो ना सकी। यह सब आखिर क्या था? ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे सुबह का पहले से इंतजार था। मैं बस चाहती थी कि
बहू के सामने खड़ी होकर सारा सच बुलवा लूं, लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो बहू से पूछूंगी, यह क्या इस बात की भनक भी लग जाती तो वह उसे उसी वक्त तलाक दे देता। तलाक क्या, बल्कि शायद गुस्से में आकर रितु को जान से ही मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। रितु से उसका सच जानना चाहती थी, लेकिन इतना तो मैं सोच चुकी थी कि अगर उसका थोड़ा भी कसूर निकला तो उसको तलाक मैं खुद दिलवाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है। अब बहू ही सब बात बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू उड़ चुकी थी। उसने नाश्ता करवा लिया था और सब अपने काम पर चले गए थे। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया। दरवाज़ा लॉक किया और अंदर चले गए। बहू ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी होकर अपनी बाल झाड़ रही थी। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई। उससे पूछा कि क्या माजरा है, आखिर क्या है मेरे घर में, यह कैसा खेल? मेरे घर में तुम दोनों खेल रही हो। प्रीति कौन है? प्रीति का क्या आखिरी राज क्या है? आज मैं जानकर ही रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मेरी बात पे मेरी बहू मेरे कदमों में गिर के, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आखिर यह सब क्या माजरा है? मुझे पूरी बात बताओ। पूरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। मम्मी जी, मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि राजू को उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, वरना देखो बहू, मुझे अब सच बताओ। मैं सच जानने के बाद फैसला लूंगी। मेरी बात को सुनो। अपने आंसू पोंछकर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया, मैं रितु खाता पीते घर से संबंध रखते थे। हम 3 भाई बहन थे। बड़ी बहन की शादी 4 साल पहले हो गई थी। तब से वह बाहर शहर में रह रही थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई रितेश ने और मेरा भाई दोनों पढ़ाई करते थे। मैं कॉलेज जाती थी और अचानक पापा को बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस ना भरने की वजह से रिश्ते का भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्ज में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक भी नहीं। यह बात बिल्कुल सच है कि सभी तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्ज उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, उनसे एक छोटा सा मकान किराया पर ले लिया और उसका साल का किराया दे दिया और 5 महीने का राशन ले लिया। अब बस कुछ हजार रुपए ही बचे थे। वह भी कब तक चलते? मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आसपास बच्चों को पढ़ाता, वह काफ़ी नहीं थे। पापा की तबीयत खराब रहने की लगती थी। वह पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के नीचे आकर तो और कमज़ोर हो गए थे। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वह परेशान ना हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई। वहाँ भी मायूसी ही हुई, क्योंकि डिग्री उसे नौकरी के लिए नहीं थी। वह तो 3 हजार पर मुझे रखना चाहते थे और उसने महंगाई के दौर में 3 हजार से क्या होता है। मैं बाहर आ गई। तेज धूप में बस स्टॉप के बीच में बैठकर बस का इंतजार कर रही थी और मुझे अपनी किए पर रोना आ गया। आंसू मेरे गालों पर फिसल रहे थे। फिर किसी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ, मगर सर उठाया तो बहुत डर गई, क्योंकि वह एक अजनबी आदमी था और वह हमेशा मुझे वहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था। मगर इतनी हिम्मत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा गया था। मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह जाकर बैठ गई, मगर वहाँ भी वह आ गया। मुझे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने कहा उसको यहाँ से चला जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वह नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि मेरी क्या मदद करेगा, बेचारे तो मांग कर अपना पेट पाल रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए और यहाँ से जाए, लेकिन वह नहीं माना और जिद करने लगा। तो फिर मैंने बताया कि मेरी हालात अच्छे नहीं हैं, कोई ढंग की नौकरी भी अच्छी नहीं मिलती। यह सुनकर उसने अपना राय दिया कि मैं अपना बुटीक क्यों नहीं खोल लेती। मैं उसकी बात सुनकर हंसी। उसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि किसी बुटीक में कोर्स कर सकूं, सीख कर मैं अपनी दुकान खोल सकूं। यह सुनकर उसने अपनी जेब से कागज और कलम निकालकर कागज पर कुछ दिखाओ, फिर कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला
यह मेरा नंबर है, तुम सोच लो, फिर मुझे फ़ोन कर लेना, मैं तुम्हें पैसे लाके दूंगा। मैंने झट से उसके हाथ से ले ली और वहाँ से उठ गई, क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर उसके सारे बात को भूल गए। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे दिमाग में बात आई। मैं स्टोर पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहाँ अजनबी आदमी आ गया था। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से जो वह मुझे देने को कह रहा था, और अगर है भी तो वह मुझे क्यों देगा। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे एक बार तो एतबार नहीं हुआ था, मगर अनजान क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वह पर्ची निकाल जिसमें उसने अपना नंबर लिख दिया था और अपने मोबाइल में उसका नंबर अजनबी मदद करके नाम से सेव कर दिया और सो गई। उसके काफ़ी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी खाने मुश्किल हो गई थी। अब तो ट्यूशन वगैरह भी छूट गए थे। मुझे और मम्मी का रिश्तेस के स्कूल की भी बहुत जिक्र हो रही थी। कितने महीने हो गए थे वह घर पर उदास बैठा, अपने स्कूल बैग को खोलकर अपनी किताबें बिखरे हुए घंटों उन्हें देखता रहता। उसके स्कूल का बहुत दिन हो रहा था। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के घर गई, उससे बात करने की। मुझे किसी स्कूल में अच्छी तो उनको काम पर रख दे। किसी से बात करके मैं वहाँ से निकली तो रास्ते में एक टेलर का दुकान था। उसे देखकर मुझे एक अजनबी की बात याद आ गई और मैं अंदर चली गई और कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ सिलाई। टेलर ने कहा कि कोर्स करने के लिए 12,000 रुपये लगेंगे। 1 साल का कोर्स है जिसमें वह मुझे सब कुछ सिखा देगा। यह सुनकर मैं मायूस होकर वहाँ से निकल गई कि मैं कुछ दिन बाद बताती हूँ आपको, लेकिन मैं ये 12,000 रुपये कहाँ से लाती। मेरे पास तो 1,000 भी नहीं थे। घर में आज कुछ देर बाद उस अजनबी का नंबर मिलाया। उसने मेरा फ़ोन काट दिया और खुद कॉल की और पूछा कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो उसने बस स्टॉप पर मिली थी। मुझे हैरत हुई कि उसने मेरी आवाज़ से सुने बगैर मुझे कैसे पहचाना, मगर मैंने उस पर कुछ शक नहीं किया। कहा कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी, और पूछा कि वह कहाँ से मुझे पैसे देगा, जबकि वह बहुत खुद गरीब है। वह यह बात सुनकर हंसा। तुम्हें पैसों से मतलब है, तुम्हें मिल जाएगी, बोलो कितने चाहिए। मैंने कहा मुझे 1 लाख चाहिए। टेलर का कोर्स करूँगी और फिर खुद का दुकान खोलूँगी और फिर बाद में उसके उस पैसों को लौटा दूंगी। उसने मुझे इस बस स्टॉप पर बुलाया और मैंने हामी भर ली। अगले दिन मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पहले से मौजूद था। उसने मेरे हाथ में लिफाफा दिया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने लिफाफा इसे अपने पर्स में रख और वापस घर आ गई। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मैंने लिफाफा खोला तो मेरी हार्ट की इम्तिहान रही। जब मैंने देखा कि लिफाफे में 2 लाख रुपए पड़े थे, मैंने उसे कॉल किया और पूछा कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत थी, तुमने 2 लाख क्यों दिए। तो वह बोला कि 1 लाख कोर्स में लगाकर दुकान खोलोगे और 1 लाख घर में रखकर आराम से खर्च करना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जो उसमें आकर उससे वादा कर बैठी कि ज़िंदगी में ऐसे मेरी कोई ज़रूरत या मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मुझे अपनी बहन समझे। नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन बुकिंग में पैसा जमा करवा दिए और बुकिंग ज्वाइन कर लिया। दिन पे दिन इस तरह गुजरते गए थे। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और रितेश को स्कूल में दाखिला करवा दिया था। इसी तरह साल पूरा हो गया। बुटीक से मुझे पूरा फुल मास्टर डिग्री मिल गई। अब मैं अपना बुटीक खोलना चाहती थी। मैंने अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल मिलाया और बताया कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो उसने कहा कि मैं फिर इस जगह पर आऊँ। मैं वहाँ गई तो उसने मुझे लिफाफा दिया और कहा मेरे साथ चलो। सोच में पड़ गई। वह बोला तुम्हें बुटीक देखे जो कोई कारा पर दे रहा है। मैं उसके साथ चली गई और सारी जानकारी करके घर आ गई। दूसरे दिन उसे बुटीक पर गई और बुटीक ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। बुटीक चल पड़ा था। घर के हालात ठीक होने लगे थे। मैं तो उसे अपना मसीहा समझ बैठी थी और दिन रात उसे ही दुआएं देती रहती थी। दुकान पर औरतें आती जाती रहती थी। उनमें से एक औरत आप भी थी जिसे तुमने मुझे पसंद किया था और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारी हो रही थी कि एक दिन अजनबी मददगार मेरे पास
और बोला कि उसे मुझे कुछ चाहिए। मैंने कहा कि मैं उसके सब पैसे लौटा दूंगी और वह कुछ वक्त दे मुझे। उसने कहा कि पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उसे मेरी मदद चाहिए। यूं उसने मुझे मेरा ही नादानी में किया हुआ वादा याद करवाया, जो मैंने उससे 2 लाख के बदले किया था। मैंने उसकी बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गए कि ना जाने मुझे अब यह क्या मांग ले। लेकिन मैंने दिल ठंडा करके कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अपना साथ अपने दहेज में लेकर दोगी। मैं हैरान हुई, मगर ये कैसी हो सकता है। वह बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे अपने साथ काम वाली बनाकर ले जाओगी। मैं हर वक्त खुद को ढक कर रखूँगा, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। तभी तो मैं चिल्लाई थी, और मैं यह सब क्यों करूँगी। मैं मानती हूँ तुम मेरे मददगार हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ, मगर मैं अपने होने वाले पति को इतना बड़ा धोखा नहीं। इसीलिए जाना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी खोला, जो नोटों से भरा हुआ था। मैंने 2 लाख पहले से ही अलग करके एक लिफाफे में डाल रखे थे कि ना जाने कब मेरे मददगार को उन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने यह लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि गिन लो, इसमें पूरे 2 लाख है। यह लो और जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म हो। यह मेरी बात सुनकर एकदम से मेरे पाँव में गिर पड़ा और रोने लगा था। मैं डर कर पीछे हटी थी। वह फूट फूट कर रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ बांध लिए थे। यह सोच रहा था कि एक छोटा बच्चा फिर मैं अपनी माँ से जुदा होकर डरा हुआ हो। उसके हालात देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं भी ज़मीन पर उसके साथ बैठ गई। बताओ भाई, क्या बात है, आपको क्या हो गया है। नज़रों से मुझे देखने लगा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, रितु, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। कौन सी माँ? मैं हैरान हुई थी। उसने कहा, तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो, मेरी आरज़ू को पूरा हो लेने दो। उसकी बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। यह कैसे हो सकता है? वह मेरे पति का भाई, अगर वह मेरी सास का बेटा है, तो इन चोरों की तरह क्यों जाना चाहता है? हमारे घर मेरे माँ में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। जब वह बोला था, मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात सुनकर हैरान हो गई हो। तुम यह भी सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूँ, तो मैं सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता घर। मेरी मजबूरी है रितु। बहन अभी रो रहा था। रोते हुए मुझे अपनी सारी कहानी सुनने लगा था। मैं जब पैदा हुआ था, मेरी माँ खुश नहीं थी। उसको अनेक परेशानियों ने घेर लिया था। तुम खुद सोचो कि एक लड़की ससुराल ब्याह कर जाए और जल्दी ही उम्मीद से भी हो जाए, तो वह कितनी खुश होती है। उसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम मजबूत कर देगा। मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ के कदम मजबूत तो ना होते, बल्कि वह दूध का कर्ज ही जाती। मेरी दादी मेरी माँ को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना करती। मैं मुमकिन था कि मेरे बाप अस्पताल के बेड पर ही मेरी माँ को तलाक देकर चला जाता। हालांकि उसमें मेरी माँ का कोई कसूर ना होता। यह तो भगवान की मर्जी थी कि उसने मुझे ना लड़का बनाया ना लड़की। मेरे लिए तीसरी जींस का इंतखाब कर लिया। इस बात को सुनकर मैं सब सदमा में आ गई थी, जबकि वह खुद उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने मम्मी को बताया कि मेरे घर तीसरी जींस की पैदाश हुई है, तो माँ ने ना हम ही नज़रों में उसे नर्स से इंतजार कर डाली थी कि वह भी माँ का दुख समझकर चुप हो गई। और पापा को मुबारकबाद देकर, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कोई मेरे माँ को आगे पीछे हो रहा था, जबकि वह चुप थे। उनसे कोडनी में बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने जब भी माँ को देखा है, रोती रहती थी। मुझे नहीं मालूम उसने कैसे मुझे घर वालों से छुपा कर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी तो मालूम ना होता था। मम्मी मुझे लड़के वाले कपड़े पहनाती थी, लड़कों वाले स्कूल भी डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़के थे। मेरा दिल करता था कि मैं गेंद बल्ले से नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन तन्नू की गुड़िया से खेलूं। मुझे मम्मी की सुर्खियों अच्छी लगने लगी थी। उनके जेवर बहुत अच्छा लगता था। मैंने मम्मी की एक दिन लाल चुन्नी ओढ़कर अपने होठों पर लगाकर बाहर आंगन में निकल गई थी।
मम्मी को बुलाकर कहा, देख तेरा लाडला क्या कर रहा है। उस दिन मम्मी मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुझे पापा की बेट से बहुत मारा था। मैं 6 साल का बच्चा ही तो था। मेरी जगह जगह से मांस उभर रहा था। मैं बहुत चीखता था, लेकिन मम्मी को मुझ पर रहम नहीं आया था। जब मेरे जिस्म में खून बहने लगा था, उनका हाथ रुक गया था। अब वह मुझे भी ज़्यादा सीख रही थी। हम दोनों माँ बेटे रो रो कर निहाल हो चुके थे। दादी ने दरवाज़ा बजाया, लेकिन मम्मी ने नहीं खोला और अपना सर दीवारों में मार मार कर लहू लहान हो चुकी थी। हम दोनों को अस्पताल ले गया। वह मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी मम्मी के लिए। मैं कितनी ही दिन मम्मी की तकलीफ़ याद करके रोता रहा। मम्मी तो हर वक्त हाथ जोड़कर मुझसे माफ़िया मांगते रहते थे। उस दिन माँ ने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकत की तो पापा मुझे ऐसी जगह पर छोड़ आएंगे जहाँ हर रोज़ ऐसे ही मार पड़ा करेगी। उस दिन के बाद मैंने ऐसा करने का सोचा भी नहीं। कई बार दिल चाहा, मगर मैंने अपने दिल को रोक डाला। कि कई साल बीत गए, मम्मी की मार भी भूल गई, लेकिन जो जो सबक हर रोज़ पढ़ाया जाया करता था, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है, जब मैं 11 साल का हुआ तो पापा ने घर ही में छोटी सी भंडारा करने के लिए सोची। मम्मी ने मेरे लिए बेहतरीन पैंट शर्ट निकाल कर रखी थी, लेकिन मैंने अपनी बहन खुशी की इस्त्री की हुई फ्रॉक पहन ली। मम्मी की लिपस्टिक लगाकर जब मैं बाहर के काटने के लिए निकला तो सब हंस दिए। मम्मी भी हाथ इंसर पर हॉकी से चिपकर बोली कि तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वह मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए बोला। बेहित्यासा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वह बोली कि तुमने बहुत गलत। अगले दिन मम्मी मुझे बाजार लेकर गए, लेकिन वे बाजार तो नहीं था। वह मुझे दूर एक कस्बे में लेकर गए। टांग गलियों में गुजरते हुए एक घर में ले, जहाँ पर सभी वैसे ही लोग रहते थे। बात बात पर तालियां पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने मम्मी का हाथ हिलाकर कहा, मम्मी यहाँ से चलो, मेरा दम घुट रहा है। मगर वह एक बुजुर्ग से गिरी के पास बैठकर इन जान क्या बात कर रही थी। गिरी ने मुझे अपने पास बुलाकर, आज मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं मम्मी का कान फिर से हिलकर कहा, मम्मी उठो, घर चलो। मेरा दिल इन जान डर से कम रहा था। मेरी मम्मी उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं उनके पीछे जाने का कहा था। मुझे गिरी के चेलियों ने पकड़ लिया था। मैं चीखता चिल्लाता रहा। मम्मी ने पीछे मुड़कर भी ना देख रहा था। मेरा दिल किया कि तमाम तेज थे चिल्ला के मम्मी के कानों तक आवाज़ चली जाए। मेरी माँ सुनकर मेरे पास आ जाए। मैं बहुत बेबस था। मेरा कमज़ोर बदन इतना जोर का कहा था कि मैं उन हड्डी कटी चेलियों को खुद को चुरा लेता। सारी रात दहाड़ते मारता मारता रहा, रोता रहा, मगर मुझे प्यार से समझते रहे। वह समझने की मिनट करते रहे। सुबह सवेरे ही मम्मी मुझे मिलने आई। मैं उनसे निपट कर एक बार फिर बहुत रोया था। मम्मी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई। मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर वादा भी नहीं किया, आज के बाद लिपस्टिक पाउडर हाथ ना लगाऊंगा। मगर वह मुझे प्यार करता था। मुझे उनसे घिन आई थी। सबसे अलग बैठकर घर वालों को याद करके रोता रहता। एक दिन एक जीरो ओके के मेरे पास आकर बैठ गया। मैं रो रहा था, वह भी रोने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप तो पैदा होते ही उसे एक ऐसी जगह पर छोड़ गए थे। उसे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता था, ना ही उसके कभी कोई मिलने आता था। गिरी ने मुझे बताया कि मैं उन जैसा ही हूँ, मुझे आप उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे यहाँ आए हुए महीना हो गया था। मम्मी ने मुझे बताया था कि सब मुझे याद करके बहुत रोती है, लेकिन मम्मी ने उनसे झूठ बोल रहा था कि मैं गम हो गया हूँ। मुझे उसे दिन पता चला कि उसे सबके पीछे मेरी मम्मी ही थी। मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे। मैंने ही समझौता करना सीख लिया था। अब मैं आसानी से खफा रहता था। गिरी ने मुझे डांस सीखने को कहा तो मैंने फ़ौरन हामी भर ली। अब मैं खूब मेकअप करके मम्मी को मिलता था कि वह गुस्से में आकर मुझे घर ले चले, मगर मम्मी का दिल ना पिघला। गिरी ने मेरे फ़ोन को तरस कर मुझे हीरा बना दिया। अब मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था। मम्मी मिलने आई तो मैंने मिलने से पूरे शहर में मेरा चर्चा होने लगा था।
मैं अब जवान हो गया था और हसीन भी। मैंने खूब दौलत कमाई। मेरा गिरी बहुत ही वृद्ध हो चुका था। मैं सारा दिन उसकी खिदमत कर इंतजाम किया। गियर होने मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता था। एक दिन मुझे उसने अपने पास बैठाकर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम पढ़ाई करो। उसने मुझे एक बात बता दिया कि मैं वहाँ इतना कहकर उसकी मौत हो गई। अब यह मेरे गिरी की आखिरी ख्वाहिश थी। ना चाहते हुए भी मुझे उससे पाते पर जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था जब मुझे घर के अंदर से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में एक भगवान की भजन सुनने में मैं वहाँ जाम सा गया। फिर वही आवाज़, उसमें जो बात थी, उसने मुझे बहुत असर किया। मैं घर आकर रोता रहा और भगवान से माफ़िया मांगता रहा। मैंने डांस छोड़ दिया। अब पेट पालने के लिए दिहाड़ी करने लगा था। मुझे रोज़ाना जिन आँखों का जी तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था, यह मैं ही जानता था। तब मुझे मम्मी की मजबूरी समझ आई। मेरी मम्मी आखिर क्या करती, क्या कर लेती। उसकी बेटी भी जवान हो रही थी। फिर भला एक तीसरी जीन्स इंसान की तरह का कौन ब्याह कर ले जाता। मैंने अपने सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। तुम मुझे ज़रूरतमंद लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें दे दिया। सब मैं अपनी माँ से मिलने का बहुत ख्वाहिश था। मैं की खिदमत करके खुदा को राज़ी करता चाहता था। एक दिन मैंने तुमसे मिलने तुम्हारे विनती किया तो मैंने वहाँ अपनी माँ को देख लिया था। फिर पता चल गया कि वह तुम्हें अपने बेटे की यानी मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। तभी तो मैं तुम्हारे पास चला आया। सारी बात सुनकर रो दिया था। मैं भी रोती रही थी। मम्मी जी, उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैं गलत थी? मेरी बहुत सवाल कर रही थी, जबकि मैं तो ज़मीन में गड़ धंस गई थी। मैं बहू के गले लगकर बड़ा रोई थी। मुझे मेरा नाना सितारा बड़ा याद आ रहा था। उसने कैसी कैसी शक्तियाँ देखी थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वह अपना सामान पैक कर बैठा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने उसको उठाया और उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी हर गलती का माफ़ी किया था। मैंने गिरकर उससे माफ़िया मांगती थी। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मेरा सितारा मेरे सीने से लगकर बिलख बिलख कर रो रहा था। फिर वह मुझे छोड़ा और अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीन कर कहा था कि वह मेरे पास रहे। वह घबरा गया और बोला, मम्मी, मैं आपके ज़िंदगी में मुश्किल नहीं बनना चाहता। तब मैं बोली तो मुझे लगा मेरी आवाज़ किसी गली से आ रही है। बेटा, ज़िंदगी तो मैंने तुम्हारे आसान बना देती। लोगों का डर उस कदर मुझ पर छा गया था कि मैं गुस्से को तो भूल ही गई थी। अगर वह क़यामत के दिन मुझे पूछ ले कि बेटा और बेटी मैंने दिए तो तुमने रख ली और मैंने अपनी पसंद से एक ख़ास बंदा दिया तो भूल कर दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे भगवान के सामने रुसवा होने से बचा ले। मैंने अपने सितारा के सामने हाथ जोड़ दिए तो वह बैग फेंक कर मुझसे लिपट गया। कैसा लगा यह पारिवारिक इमोशनल कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।